नमस्कार दोस्तों, माधव पहल एकेडमी से मैं दीपक सर आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ क्लासेस चल रही हैं और मेरा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एजुकेशन को फैला सकूं या पहुंचा सकूं। इसीलिए रेगुलरली अब हम क्लास कर रहे हैं और आप लोगों के बीच में रेगुलरली मैं क्लास रख रहा हूँ। मेरा प्रयास है कि मैं ऑथेंटिक डेटा के साथ आपके बीच में आऊँ। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं। प्राचीन भारत में हमने जितने भी सोर्सेस थे प्राचीन भारत को समझने का, उस इतिहास को जानने का, हमने उन सोर्सों के अलावा जो बचे हुए सोर्स हैं, जो स्रोत हैं, उस प्राचीन भारत के जानने के स्रोत की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। तो अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत। ठीक, ये लेक्चर नंबर 6 है, लेक्चर नंबर 6, क्योंकि 4 मैंने अपलोड कर दिए हैं, 5 मैं करूँगा, 6वां अपलोड होगा। ठीक है। तो हमारा क्या है, जो विदेशी यात्री हमारे यहाँ आए थे उनसे हमको अपने प्राचीन जो इतिहास है उसकी जानकारी होती है। विदेशी यात्री के द्वारा हमको होती है। कितने भागों में इसको तोड़ा जाता है या इसको कैसे समझते हैं कि विदेशी जो यात्री थे उसके यात्रा वृत्तांत को, विदेशी जो यात्री थे उनके जो यात्रा था, जो यहाँ इन लोग किए, वृत्तांत मतलब विवरण। ठीक है। यात्रा वृत्तांत जो है, विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत को कैसे समझते हैं हम, कैसे समझते हैं बताइए। तो क्या होता था, जो उस समय पे विदेशी यात्री जब यहाँ पे आए थे तो उन्होंने अपना किसी न किसी रूप में या किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा इसका क्या किया गया था, चर्चा किया गया था, किसमें, लिखित रूप में अपने वृत्तांतों पर। जैसे हेनसांग का हम सियूकी जानते हैं जब अपन चीनी लेखक के बारे में पढ़ेंगे, है ना। उसी तरीके से यूनानी, रोम के लेखक थे, अरबी थे और चीन के थे और अन्य भी लेखक आए थे कुछ कुछ। तो अपन यहाँ पे एक एक टॉपिक को डील करेंगे। तो विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत को अगर समझना है तो इसके यात्रा वृत्तांत में 4 मतलब लोगों का नाम, मतलब 4 यहाँ पे लेखकों का नाम आता है, 4 वर्ग के लेखकों का। ठीक है। पहला जो वर्ग आता है ना, पहला जो वर्ग आता है, सबसे पहला मान लीजिए ए नाम अपन देते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यूनान के और रोम के जो लेखक हैं उसको यहाँ पे रखना पड़ेगा। किसको, तो यूनान के और रोम के लेखक को। तो यूनानी लेखक, ठीक, प्लस रोमन लेखक, रोमन लेखक के यात्रा वृत्तांत को हमको पहले में कैटेगराइज करना है। वेरी गुड। ठीक। दूसरे में आपको क्या करना है, जो बचे हुए हेनसांग वगैरह थे ना, उनको आपको क्या करना है, बी नाम देना है और यहाँ पे चीनी यात्री का यात्रा वृत्तांत या चीनी लेखकों का वृत्तांत, ठीक, ये देना है। तीसरे में आपको क्या करना है, चीन और रोमन और यूनान के अलावा जो बचे लेखक थे, जो अरब कंट्री से आए थे, अरबी लेखक, उसके यात्रा वृत्तांतों से इसको समझाना है। और चौथे में क्या करना है, यूनानी, रोमन, चीनी, अरबी के अलावा जो अन्य आए थे उसको, अन्य लेखक को इसमें, मिसलेनियस जो लेखक थे उसको इसमें आपको क्या करना है, कैटेगराइज करना है। समझिएगा बात को। भारत के इतिहास को समझने के लिए 3 से 4 प्रमुख स्रोतों में इसको डिवाइड किया गया है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना। उसके बाद में भारत के इतिहास को जब हम देखते हैं तो आता है क्या, विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत। विदेशियों ने इसके बारे में जो विवरण किया था, जो जो रचनाएं लिखी थी, जो जो इनका अंश था, उससे हम क्या करेंगे, इस वृत्तांत को समझने का प्रयास करेंगे। यूनानी, रोमन, चीनी यात्री, अरबी यात्री और अन्य लेखक जो थे उनके द्वारा इसको करेंगे और ये सभी विदेशी होंगे। अब हमारा पहला जो प्रयास होगा वो होगा यूनानी और रोमन लेखकों के बारे में पढ़ना या उनके बारे में अध्ययन करना। अब यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि हम यूनानी, चीनी, अरबी
इनके बारे में पढ़ने के पहले एक स्टेप टू स्टेप स्टडी करेंगे और सबसे पहले हम उठाएंगे यूनानी रोमन लेखक को। ठीक है, यूनानी रोमन लेखक में जब हम जाते हैं तो सबसे पहले जो किसी व्यक्ति का नाम आता है उसको मैं यहाँ बताऊँगा, एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा। तो आप क्या कीजिएगा, है ना, बुलेटिंग पॉइंट बनाइएगा या 1 2 3 जो आपको ठीक लगे, है ना। मुझे जैसे कि लाइन में ऐसे एरो बनाना बहुत पसंद है, एरो बना करके मैं लिखता हूँ। आपको जो उचित लगे आप वो बनाइए, या पॉइंट दीजिए, नोटेशन दीजिए, जो आपको ठीक लगे आप वो दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूनानी रोमन लेखक के बारे में जब पढ़ते हैं तो इसमें पहला आता है टेसियस। पहला आता है कौन? टेसियस आता है। टेसियस जो था, कौन था भैया, कौन बताएगा टेसियस कौन था? याद करो, टेसियस जो था ये ईरान का राजदूत वो था, राजवैद्य था। ईरान का क्या था? ये राजवैद्य था। और इनको क्यों जाना जाता है टेसियस को? बताइए क्यों जाना जाता है टेसियस को? ये ईरान का राजवैद्य था, इनको क्यों जाना जाता है? क्योंकि इन्होंने क्या किया था, टेसियस ने भारत देश के लिए, ठीक है, अनोखी कहानियों का या आश्चर्यजनक जो कहानियाँ होता है ना, भारत के लिए आश्चर्यजनक कहानियों का संकलन किया था। किसने किया था भैया? टेसियस ने किया था। दूसरी बात में अपन आते हैं दूसरे बिंदु पे। ये तो टेसियस अपन देख लिए, है ना, यूनानी रोमन लेखक में। अब देखेंगे हम किसको? हेरोडोटस के बारे में। किसके बारे में? हेरोडोटस। बहुत बड़ा नाम है, बहुत ज़्यादा बड़ा नाम है। और क्यों नाम है अभी आपको मैं बताता हूँ। हेरोडोटस, हेरोडोटस का नाम बड़ा क्यों है? क्यों हेरोडोटस को एक भारत के इतिहास में जाना जाता है? ये विश्व के इतिहास में या भारत के इतिहास में, या कहना चाहिए इतिहास शब्द से इसको जोड़ा जाता है। हेरोडोटस ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने क्या कहना, जिसे क्या कहते हैं? पिता कहते हैं। किसका? इतिहास का पिता कहते हैं। किसका कहते हैं? तो इतिहास का जनक कहते हैं। किसका कहते हैं? इतिहास का जनक कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने क्या किया था, 5वीं सदी में इनकी रचना थी। उस रचना का नाम था हिस्टोरिका। क्या था? इनकी रचना का नाम हिस्टोरिका था। इस हिस्टोरिका में इन्होंने क्या किया था? भारत और फारस या ईरान समझ लो सरल भाषा में, भारत फारस के संबंधों के बारे में चर्चा किया था। किसमें किया था? इस रचना में। रचना का क्या नाम था? हिस्टोरिका था। कौन सा शताब्दी में किया था? तो 5वीं सदी में किया था। और इसके बारे में एक कटाक्ष ये भी होता है, या इतिहासकार कहते हैं कि हेरोडोटस ने जो चर्चा किया था भारत और फारस के बीच में, वो किस पे आधारित है? तो वो अफवाहों पे आधारित है। किस पे आधारित है? अफवाहों पे आधारित है। कौन? हिस्टोरिका में भारत फारस का जो चर्चा जो किया था और इतिहास के बारे में विभिन्न बातें जो बताया था, जो आश्चर्यजनक बातें थी, उस हेरोडोटस के बारे में कहा जाता है कि वो किस पे आधारित है? तो अफवाहों पर आधारित है। ऐसा कल्पना किया गया है। किसके बारे में? तो ऐसा अफवाह पर आधारित है कल्पना किसके बारे में? हेरोडोटस के मंतव्य के बारे में, कि हेरोडोटस ने जो जो कहा था उसके बारे में ये बात उन्होंने, लोगों ने, इतिहासकार ने ऐसा कहा था। ठीक, अब हमने हेरोडोटस को देख लिया। अगर तुमसे कोई पूछे हेरोडोटस कौन था, तो आप कह सकते हो हेरोडोटस जो था इतिहास का क्या था? पिता था। कौन से सदी में? 5वीं सदी में, है ना। अब धीरे धीरे इतिहास को हम समझने लगे हैं। अब हम धीरे धीरे मध्यकालीन की तरफ घुसेंगे, लेकिन ये तो अभी प्राचीन भारत का चरण है। ठीक है, आपको धीरे धीरे समझना पड़ेगा। मैं बिल्कुल क्लास को एकदम स्टेप टू स्टेप ले रहा हूँ, मैं कोई हड़बड़ी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बस ध्यान से देखना। इसको तुम 3 बार देखना, फिर ज़िंदगी में कभी इसको किसी बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना मैं बता दिया विदेशी यात्री में यूनानी और रोमन के लेखक के बारे में, पूरे बुलेटिन पॉइंट्स बना के अब तुम काम कर सकते हो। ठीक है, अब अगले जो यहाँ के यूनानी रोमन जो आए थे, है ना, वो सिकंदर के साथ आए थे।
सिकंदर के साथ भारत आए थे। कितने लोग आए थे? 3 प्रमुख लेखक जो है इनके साथ में भारत आए थे। कौन कौन से आए थे भैया? तो पहला जो लेखक था वो था आनेसिक्रिटस। दूसरा था निरियाकस या नियारकस भी लिख देते हैं कई जगह पे। और तीसरा था आरिस्टोबुलस। अरिस्टोबुलस भी बोलते हैं और आरिस्टोबुलस भी कई जगह देखने को मिलता है। तो सिकंदर के साथ जो भारत आया था, कितने प्रमुख लेखक आए थे? 3 प्रमुख लेखक आए थे। और 3 प्रमुख लेखक क्या नाम था? अनेसिक्रिटस, नियारकस और एरिस्टोबुलस, ये 3 प्रमुख थे। अगले हम जब देखते हैं तो अगला और जानकारी हमको प्राचीन भारत के विदेशियों के बारे में और किससे होती है? दिमाग दौड़ाइए। ये मेगास्थनीज के इंडिका से हमें भारत के बारे में जानकारी होती है। ठीक है, मेगास्थनीज के इंडिका से किसके बारे में बात होती है? ये मौर्य काल की जानकारी देती है। इंडिका किसके बारे में? तो मौर्य काल की जानकारी देती है। कौन सी? तो इंडिका जो है वो। और ये किसकी रचना है? इंडिका मेगास्थनीज की रचना है। और मौर्य काल की जानकारी दे रहा है, मतलब भारत से संबंधित है। मान चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक इत्यादि चीज़ों के बारे में, बिंदुसार सब हम पढ़ेंगे आगे। तो ये जो है वो इंडिका मौर्य काल के बारे में जानकारी देता है। मेगास्थनीज जो था वो राजदूत था। किसका राजदूत था? मेगास्थनीज जो है किसका राजदूत था जो इसको भेजा था? तो इसका राजदूत का नाम था सेल्यूकस निकेटर नाम था। क्या नाम था? राजदूत था। किसका? तो सेल्यूकस निकेटर का, जो कि मौर्य काल में भारत आया था और अपनी रचना में ये जानकारी देता है यहाँ के इतिहास के बारे में, यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में और यहाँ के समाज की व्यवस्था के बारे में ये बताता है। ठीक, अब हम देखते हैं 5वां जो था वो डाइमेकस था। कौन था? डाइमेकस। 5वां कौन था? डाइमेकस था, जो कि सीरिया में राजा था। कौन? एंटियोकस। डाइमेकस जो था सीरिया नरेश का राजा एंटियोकस का क्या था? राजदूत था। एंटियोकस का राजदूत था और ये भी मौर्य काल में आया था। तो डाइमेकस जो था वो सीरिया के राजा, सीरिया या सीरियन नरेश कौन? तो एंटियोकस या आंतियोकस भी बोलते हैं, है ना। तो आंतियोकस या एंटियोकस भी बोलते हैं। तो एंटियोकस का राजदूत था। और जो डाइमेकस था सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था, जो कि किसके दरबार में आया था? ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। ये किसके दरबार में आया था भाई? बिंदुसार के दरबार में ये आया था। किसके दरबार में आया था? तो ये बिंदुसार के दरबार में आया था। अर्थात कौन से काल में आया था? तो ये मौर्य काल में आया था। कौन से काल में आया था? मौर्य काल में आया था। और किसके दरबार में आया था? तो बिंदुसार के दरबार में आया था। अगला जो नाम आता है वो है डायनोसियस जो था ये मिस्र का राजदूत था। ठीक है, मिस्र का क्या था? राजदूत था मिस्र का। और वहाँ का जो राजा था उसका नाम था क्या? फिलाडेल्फस। डायनोसियस जो था वो मिस्र का राजदूत था। और किसका राजदूत था? तो फिलाडेल्फस जो था उसका राजदूत था। और डायनोसियस जो है यहाँ पे आया था। किसके दरबार में आया था? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डायनोसियस जो है अशोक के दरबार में आया था। किसके दरबार में?
अशोक के दरबार में। अशोक कौन से वंश का था आप मुझे बताएंगे। सम्राट अशोक का नाम सभी सुनते हो ना, सभी जानते हो ना। आप मुझे बताओगे सम्राट अशोक जो है कौन से वंश का था। मैं आगे तो पढ़ाऊंगा ही, ध्यान से देखो। मौर्य, मौर्य। तो यहाँ पे अशोक कौन से वंश का होगा? सम्राट अशोक मौर्य वंश। देखो तीन तीन जो है, मेगस्थनीज आया, डायमेकस आया, डायनोसियस आया, और सब कहीं न कहीं राजदूत बन करके आए हैं। किसके किसके दरबार में, सब अपन चर्चा करेंगे। जैसे एक बिंदुसार का देख लिया, एक जो है अपन अशोक का देख लिए, है ना। आगे भी हम लोग देखेंगे। आगे हम देखते हैं तो किसके बारे में देखते हैं, कोई और कौन सा शासक, कौन व्यक्ति और हो सकता था जो इस समय आया था। तो एक व्यक्ति का और नाम आता है, वो है टालमी। बहुत सुने होंगे आप लोग इस नाम को, इस व्यक्ति के नाम को। टालमी भी बोलते हैं और टालेमी भी बोलते हैं। अब ये विकल्प पे निर्भर करता है कि वहाँ पे क्या लिया जा रहा है, क्या प्रश्न में आया है, टालमी आए हैं कि टालेमी आए हैं। लेकिन स्टैंडर्ड किताबों में टालमी लिखा है। ठीक, इसको ध्यान से ये देखना कि जो दूसरी शताब्दी थी, दूसरी शताब्दी में टालमी ने क्या किया था, इन्होंने भारत का भूगोल लिखा था। टालमी ने क्या लिखा था? तो टालमी ने भारत का भूगोल करके एक रचना लिखा था और भारत के पूरा भौगोलिक परिदृश्य को इन्होंने समझाया था। यहाँ के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, फिर नदियों के बारे में, फिर उसके बाद में पूरा खंडों के बारे में, यहाँ पे किस वंश का प्रभुता था, सत्ता था, ये सारी चीज़ों को किसने समझाया था? तो टालमी ने समझाया था। और इसने बताया था कि भारत का भौगोलिक स्थिति क्या है, यहाँ की सिंधु नदी का क्या स्थिति है, गंगा नदी का क्या स्थिति है, कहाँ कहाँ फैली क्या था, उस समय क्या क्या प्रावधान था, क्या क्या नदियाँ थे, सप्त सिंधु प्रदेश के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा मिलता है। तो ये टालमी को ज्योग्राफी के लिए जाना जाता है, भारत का भूगोल रचना के लिए। ठीक है। अगला देखते हैं, टालमी के बाद में प्लिनी। प्लिनी को जानते हैं, और प्लिनी ने ही क्या किया था? तो प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री लिखा था। क्या लिखा था? नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री एक रचना है प्लिनी का, और इसने पूरे भारत के प्रकृति से संबंधित जितने भी चीज़ था उसका चर्चा किया। कब किया? प्रथम शताब्दी में। प्रथम शताब्दी में इन्होंने चर्चा किया भारत के पूरे चीज़ों का, और इसमें बताया कि भारत में किस प्रकार के जंतु हैं, पौधे विभिन्न प्रकार के थे तो पौधों का विवरण किया, है ना। जो यहाँ के जन थे, जनसंख्या, जनों का भी यहाँ पे उन्होंने विवरण दिया, जंतु का दिया, पौधों का दिया, वनस्पतियों का दिया, खनिजों का दिया, खनिजों का भी दिया। यहाँ पे हीरा, शोरा, है ना, पन्ना, सबके बारे में जो लिखने वाला था कौन था? नेचुरल हिस्ट्री में प्लिनी था। प्लिनी ने लिखा। और भारतीय पशु पक्षी इत्यादि के बारे में किसने लिखा? तो प्लिनी था। ये हो गया। अब अगर इनके अलावा हम देखते हैं, मान लीजिए ये तो हो गया 8 बिंदु। मान लीजिए मैं 9वां बिंदु यहाँ पे बनाता हूँ। 9वां बिंदु मैं बनाता हूँ। पहले तो 8 बिंदु को एकदम आराम से आप नोट कर लेना, ठीक है। और उसके बाद में एक है, बहुत ज़्यादा इसको भी पूछा गया है, प्राचीन क्वेश्चन है, पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी। पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी जो है ये एक अज्ञात, जिसका कोई जानकारी ही नहीं हो पाया आज तक, अज्ञात जो है यूनानी का रचना था। किसका रचना था? तो अज्ञात यूनानी का क्या था? ये रचना था। कौन सा? पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी। इसके लेखक का अभी तक जानकारी नहीं हो सका, ठीक है। और ये तकरीबन 80 ईस्वी के आसपास में जो पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी के जो लेखक था, अज्ञात यूनानी रचना था, ये 80 ईस्वी के आसपास में ये भारत
में आए थे, भारतीय क्षेत्र में आए थे, है ना। जो सागर वाला जो हिस्सा है ना, सागर वाला हिस्सा मतलब हिंद महासागर का पूरा एरिया, ठीक है। तो भारत के हिंद महासागर के बारे में ये आ करके चर्चा करते हैं, ये चर्चा करते हैं। और इनका जो है चर्चा में भारत के बंदरगाह, व्यापारिक क्षेत्र और विभिन्न प्रकार के जो समुद्रिक जो मार्ग थे उसके बारे में जानकारी हमको मिलती है। किससे? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के, जिसके लेखक जो है अज्ञात यूनानी हैं, ठीक है, ओके। तो अज्ञात यूनानी का रचना था 80 ईस्वी में भारत में हिंद महासागर के क्षेत्र में आए थे और बंदरगाहों के बारे में या जल जो मार्ग है उसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा मिलता है, ठीक। और क्या बच गया? हाँ, व्यापारिक मार्ग भी अपन बोल सकते हैं। तो बिजनेस के बारे में जो उस समय प्रयोग होता था बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, तो व्यापारिक जो मार्ग था उसका भी चर्चा हुआ है, ठीक। तो हमने क्या किया, विदेशी यात्रियों के विवरण को 4 भागों में कैटेगराइज किया। यूनानी रोम, चीनी लेखक, अरबी लेखक और अन्य लेखक। हमने सबसे पहले यूनानी रोम को पकड़ा, ये प्रमुख है, इतने में पूरा आपका यूनानी रोम ख़त्म। आप यह कोशिश करना, जो टेसियस था वो कौन था? ईरान का राजवैद था, भारत आया था। आश्चर्यजनक मतलब कल्पित कहानियों का चर्चा उनके कहना चाहिए कि लेख में देखने को हमको मिले थे। फिर उसके बाद में टेसियस जो था के बाद हेरोडोटस आता है, जो कि इतिहास का पिता कहलाता है। और 5वीं सदी में हिस्टोरिका में उसने क्या किया था, भारत और फारस के संबंध के बारे में, ईरान से हमारे संबंध के बारे में लेख लिखा था। इतिहासकारों ने इसे अफवाह बताया और उसको कहा कि ये अफवाह पे आधारित है। दूसरी बात, जब सिकंदर की बात आई तो सिकंदर के साथ में 3 प्रमुख जो लेखक यहाँ पे आए थे वो लेखक थे आनेसिक्रिटस, नियार्कस और एरिस्टोबुलस। फिर जब बात मेगास्थनीज की आती है तो मेगास्थनीज जो था राजदूत था किसका? सेलुकस निकेटर का। अभी सेलुकस निकेटर का संबंध बहुत लंबा चलेगा भैया, पूरा मौर्य साम्राज्य से। तो इन्होंने इंडिका में जो है मौर्य काल के समस्त शासन प्रणाली का, प्रशासन तंत्र का चर्चा किया। किस में किया? तो इंडिका में, मेगास्थनीज ने। फिर जब डाइमेकस की बात आता है तो सीरिया का नरेश कौन था? एंटियोकस। एंटियोकस का राजदूत था कौन? डाइमेकस। और बिंदुसार के दरबार में आया था। उस समय भी मौर्य काल जो साम्राज्य था और मौर्य काल के बारे में चर्चा किया, ठीक। फिर उसके बाद में डायनोसियस था। डायनोसियस जो था वो मिस्र के राजकुमार फिलाडेल्फस का क्या था? राजदूत था। और उन्होंने क्या किया था? डायनोसियस ने अशोक के दरबार में आने के बाद में अशोक के बारे में पूरा लिखा। मैं आगे बताऊंगा कि क्या क्या लिखा। सेना के बारे में लिखा, सुरक्षाकर्मी में जो सुरक्षाकर्मी होता था शयन कक्ष के बाहर, वो महिलाएं वहाँ पे क्यों होती थी, पुरुष पे भरोसा क्यों नहीं करता था, खाने से पहले कौन कौन चखता था उसके खाना को, अपन पूरा वहाँ पे अपन चर्चा करेंगे। फिर टालमी के बारे में अगर बात आते हैं तो टालमी को जो भारत का भूगोल के लिए जाना जाता है, दूसरी शताब्दी में ये भारत आए थे, उन्होंने भारत का भूगोल जो लिखा था। फिर प्लिनी आता है। प्लिनी जो है 1म शताब्दी में आया, नेचुरल हिस्ट्री नामक किताब लिखा और भारत के पशु, पेड़ पौधा, खनिज इत्यादि चीज़ों का, यहाँ के प्राकृतिक चीज़ों का वर्णन करता है। कब? 1म शताब्दी में। फिर जो है अंतिम में मैंने जो बताया पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, ये अज्ञात यूनानी लेखक का रचना है जो 80 ईस्वी में यहाँ पे आए और यहाँ पे आने के बाद हिंद महासागर के क्षेत्र में यात्रा किए, भारत के बंदरगाहों का, जलमार्गों का इत्यादि का चर्चा किया। तो दोस्तों ये आज हमारा एक टॉपिक फिनिश हो गया, कौन सा? यूनानी और रोमन लेखक का। उसके बाद में 3 लेखक और बताऊंगा, चीनी यात्री, अरबी और अन्य लेखक। फिर विदेशियों के यात्रा वृत्तांत खत्म। फिर अपन सीधा पुरातात्विक साक्ष्य को पकड़ेंगे, फिर प्राचीन भारत से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो बस यार इतना मेहनत करते हैं, बस इतना करना। मैं आपको सब्सक्राइब करने को नहीं कहूँगा। अगर आपको खुद वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको वीडियो में कंटेंट में दम लग रहा है, मज़ा आ रहा है पढ़ने में और आपको भरोसा हो रहा है कि दीपक सर अच्छा आप लोगों को टीच कर पा रहे हैं, एजुकेट कर पा रहे हैं, तभी आप इसको नोट करें, इसको पढ़ें और इसको चैनल को सभी स्टूडेंट्स के पास में इस कंटेंट को पहुँचाएँ ताकि वो एजुकेशन से अछूता ना रहे। शिक्षक अधिकार है भाई, बिल्कुल सबको पढ़ाइए, पहुंचाइए। ठीक है यार, हम प्रयास तो कर रहे हैं ना, छोटा सा ही सही, ठीक है, कोशिश करते रहना चाहिए।
और अगर आपको उचित लगे कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तब चैनल सब्सक्राइब करें और चैनल को सबको फैलाएं ताकि उनको मैं ऐसी टीचिंग क्वालिटी टीचिंग दे सकूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।